नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार संध्या। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के मेहसाणा जिले में 3,900 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास परियोजनाओं का अनावरण किया। मोढेरा को देश का पहला 24 घंटे सौर ऊर्जा संचालित गांव घोषित किया। प्रधानमंत्री ने कहा, प्राकृतिक संसाधनों का लाभ उठाकर भारत को विश्व के लिए ऊर्जा प्रदाता बनने का लक्ष्य रखना चाहिए। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, आतंकवाद का समाधान, आवागमन में सुधार और पूर्वोत्तर राज्यों में कल्याणकारी पहलों को लागू करना सर्वोच्च प्राथमिकता। जापान ने उत्तर कोरिया के मिसाइल प्रक्षेपण को क्षेत्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के लिए खतरा बताया। पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब का जन्मदिन ईद मिलादुन नबी, वाल्मीकि जयंती और शरद पूर्णिमा देश भर में श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया गया। मौसम विभाग ने उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान में अगले 2 दिन भारी बारिश की चेतावनी दी। खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने हिमाचल प्रदेश में पहले वाटर स्पोर्ट्स सेंटर का उद्घाटन किया और रांची में दक्षिण अफ्रीका ने दूसरे एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में भारत को 279 रन का लक्ष्य दिया। समाचार संध्या में सिद्धार्थ सिंह के साथ मैं लवली निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात में मेहसाणा जिले के मोढेरा को भारत का पहला 24 घंटे सौर ऊर्जा से संचालित गांव घोषित किया है। प्रधानमंत्री ने आज मोढेरा में नई सौर ऊर्जा परियोजना की शुरुआत की। श्री मोदी ने कहा कि मोढेरा सूर्य मंदिर के लिए जाना जाता था, लेकिन अब इसे सौर ऊर्जा से संचालित गांव के रूप में भी पहचाना जाएगा। पहले दुनिया मोढेरा को सूर्य मंदिर की वजह से जानती थी, लेकिन अब मोढेरा के सूर्य मंदिर से प्रेरणा लेकर के मोढेरा सूर्यग्राम भी बन सकता है। ये दोनों एक साथ दुनिया में पहचाने जाएंगे और मोढेरा पर्यावरणवादियों के लिए दुनिया के मैप पर अपनी जगह बना लेगा। प्रधानमंत्री ने आज उत्तरी गुजरात के मेहसाणा जिले के मोढेरा में 3,000 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं की आधारशिला रखी और राष्ट्र को समर्पित किया। इन परियोजनाओं में 511 करोड़ रुपए की साबरमती जग्गूधन रेल आमान परिवर्तन परियोजना की शुरुआत और ओएनजीसी नंदासन केंद्र का उद्घाटन शामिल है। श्री मोदी ने कहा कि इन परियोजनाओं से मोढेरा और मेहसाणा सहित पूरे उत्तरी गुजरात में विकास की नई ऊर्जा का संचार हुआ है। आज मोढेरा के लिए, मेहसाणा के लिए और पूरे नॉर्थ गुजरात के लिए विकास की नई ऊर्जा का संचार हुआ है। बिजली, पानी से लेकर रोड, रेल तक, डेयरी से लेकर कौशल विकास और स्वास्थ्य से जुड़े अनेक प्रोजेक्ट का आज लोकार्पण और शिलान्यास हुआ है। हजारों करोड़ रुपए से अधिक के ये प्रोजेक्ट रोजगार के नए अवसर पैदा करेंगे, किसानों और पशुपालकों की आय बढ़ाने में मदद करेंगे और इस पूरे क्षेत्र में हेरिटेज टूरिज्म से जुड़ी सुविधाओं को भी विस्तार देंगे। प्रधानमंत्री ने कहा कि अब सौर ऊर्जा न्यू इंडिया को सशक्त बनाएगी। श्री मोदी ने कहा कि मोढेरा के लोग अपने घरों और किसान अपने खेतों में सौर पैनल स्थापित कर बिजली पैदा करेंगे। केंद्र सरकार ये लगातार प्रयास कर रही है कि अब लोग अपने घरों में सोलर पैनल लगाएंगे, किसान अपने खेतों में बिजली पैदा करेंगे, छेड़ा ऊपर सौर पंप भी लगाएंगे और इसके लिए सरकार सोलर पावर को बढ़ावा देने के लिए आर्थिक मदद दे रही है। लाखों सोलर पंप विस्तृत कर रही है देश भर में। प्रधानमंत्री ने कहा कि हमारा लक्ष्य प्रचुर मात्रा में प्राकृतिक संसाधनों और नवीकरणीय ऊर्जा पहलों को बढ़ावा देकर दुनिया के लिए ऊर्जा प्रदाता बनने का होना चाहिए।
प्रधानमंत्री ने कहा कि 21वीं सदी के आत्मनिर्भर भारत के सपने को साकार करने के लिए हमें ऊर्जा जरूरतों से जुड़े प्रयासों को प्रोत्साहित करने की आवश्यकता है। श्री मोदी ने कहा कि अब समय बदल गया है और सरकार लोगों से अतिरिक्त बिजली खरीद रही है और लोग अतिरिक्त आय अर्जित कर रहे हैं। गुजरात में विकास कार्यक्रम का जिक्र करते हुए श्री मोदी ने कहा कि 20 वर्ष पहले उत्तरी गुजरात के शुष्क क्षेत्र को पिछड़ा माना जाता था। उन्होंने कहा कि ये क्षेत्र आज कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल में वृद्धि के साथ विकास के पथ पर आगे बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री गुजरात के 3 दिन के दौरे पर आज गुजरात के मेहसाणा जिले के मोढेरा पहुंचे। उन्होंने देलवाड़ा गांव में 3,000 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। मोढेरा को पहला सौर ऊर्जा संचालित गांव बनाने की केंद्र और राज्य सरकारों की लगभग 80 करोड़ रुपए की संयुक्त परियोजना है। सौर ऊर्जा के भंडारण के लिए पास के सज्जनपुरा गांव में बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली BESS भी स्थापित की गई है। इसका उपयोग रात में किया जा सकता है। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि पूर्वोत्तर राज्यों में उग्रवाद की समस्या का समाधान, संपर्क सुविधाओं में सुधार और कल्याणकारी योजनाओं का कार्यान्वयन सर्वोच्च प्राथमिकताएं हैं। श्री शाह ने आज गुवाहाटी में पूर्वोत्तर परिषद के 70वें पूर्ण सत्र को संबोधित किया। उन्होंने पूर्वोत्तर राज्यों के सभी मुख्यमंत्रियों को बाढ़ की समस्या से निपटने और पर्यटन तथा वन क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए पूर्वोत्तर अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र की मदद लेने को कहा। क्षेत्रीय भाषा के महत्व के बारे में गृहमंत्री ने कहा कि सभी क्षेत्रीय भाषाएं समान रूप से महत्वपूर्ण हैं। देश का विकास तभी संभव है जब सभी भाषाओं को बराबर सम्मान दिया जाए। नई शिक्षा नीति के अनुसार बच्चों को प्राथमिकता शिक्षा अनिवार्य रूप से उनकी मातृभाषा में ही दी जानी चाहिए। पूर्वोत्तर विकास मंत्री जी किशन रेड्डी ने कहा कि केंद्र सरकार पूर्वोत्तर क्षेत्र में शांति और समृद्धि लाने के लिए अथक प्रयास कर रही है। We are taking feedback from governors, we are taking feedback chief ministers, we are taking feedback from chief secretaries, other officers, even agriculture sector, tourism sector, infrastructure sector, service sector, and horticulture sector, handloom sector. We are concentrating, we are discussing with all these fields how we can support the northeast region. गृहमंत्री अमित शाह ने आज शाम असम के ढरगांव में पुलिस अधीक्षकों के 2 दिन के सम्मेलन का उद्घाटन किया। उद्घाटन सत्र में मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व शर्मा, केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला, राज्य के सभी जिलों के पुलिस अधीक्षक और अन्य वरिष्ठ पुलिस अधिकारी शामिल हुए। सम्मेलन में राज्य की कानून व्यवस्था की वर्तमान स्थिति और जनहित के उपायों सहित अन्य मुद्दों पर चर्चा होने की संभावना है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज चंडीगढ़ में पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज के शताब्दी और दीक्षांत समारोह में शामिल हुई। राष्ट्रपति ने विद्यार्थियों से मातृभूमि के प्रति अपने कर्तव्य को हमेशा याद रखने की अपील की। 100 से अधिक वर्षों के अपने गौरवशाली इतिहास के दौरान ये कॉलेज विद्यार्थियों को गुणवत्ता युक्त तकनीकी शिक्षा के साथ साथ जीवन कौशल की शिक्षा देकर देश की सेवा में अपना योगदान करता रहता है। पीईसी नॉलेज और एक्सीलेंस के एक उत्कृष्ट संसाधन के रूप में माना जाता है। आप सबका ये सुंदर शहर चंडीगढ़ भारत का पहला सुनियोजित शहर है। मुझे विश्वास है कि आने वाले समय में चंडीगढ़ शहर उच्च शिक्षा में उत्कृष्टता का केंद्र बनने के साथ साथ टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन का केंद्र भी बनेगा। महिला सशक्तिकरण के बारे में राष्ट्रपति ने कहा कि महिलाएं सभी क्षेत्रों में आगे बढ़ रही हैं और ये समाज का दायित्व है कि वो बालकों के साथ बालिकाओं को भी आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करे। मुझे ये जानकर प्रसन्नता हुई है कि पीईसी में कल्पना चावला चेयर ऑफ जियो स्पेशल टेक्नोलॉजी स्थापित है। उनके इस संस्थान में पढ़ने वाली बेटियों की संख्या में और अधिक वृद्धि होगी तथा वो और अधिक मेडल जीतेंगे, ये मेरी अपेक्षा है। देश की प्रगति और अधिक गति प्रदान करने के लिए तकनीकी शिक्षण संस्थानों में छात्राओं की और अधिक संख्या होनी चाहिए। पिछले वर्ष की तुलना में चालू वित्त वर्ष में सकल प्रत्यक्ष कर संग्रह में 23% से अधिक की वृद्धि हुई है। इस वर्ष 8,98,000 करोड़ रुपए प्रत्यक्ष कर प्राप्त हुआ है। वित्त मंत्रालय ने बताया है कि अब तक प्रत्यक्ष कर संग्रह में लगातार वृद्धि दर्ज की गई है। प्रत्यक्ष कर संग्रह का कुल रिफंड
7,45,000 करोड़ रुपए है। ये पिछले वर्ष की इसी अवधि में कुल संग्रह से 16.3% अधिक है। मंत्रालय के अनुसार वर्तमान वित्तीय राजकोष के लिए बजट में अनुमानित प्रत्यक्ष कर का 52% से अधिक संग्रह हो चुका है। इस वर्ष 1 अप्रैल से 8 अक्टूबर के दौरान 1,53,000 करोड़ रुपए का रिफंड जारी किया है। ये पिछले वर्ष इसी अवधि के दौरान जारी रिफंड से 81% अधिक है। दिल्ली के समाज कल्याण मंत्री राजेंद्र पाल गौतम ने त्याग पत्र दे दिया है। पिछले सप्ताह श्री गौतम का एक वीडियो वायरल हुआ था। इसमें दिल्ली में एक कार्यक्रम में उन्हें सैकड़ों लोगों को बौद्ध धर्म ग्रहण करते हुए हिंदी देवी देवताओं को भगवान नहीं मानने का संकल्प लिया था। इससे पहले भारतीय जनता पार्टी ने राजेंद्र पाल गौतम के त्यागपत्र की मांग की थी। पार्टी ने श्री गौतम पर हिंदुओं और बौद्ध के बीच नफरत फैलाने और धार्मिक मतभेद भड़काने की कोशिश करने का आरोप लगाया था। भारतीय जनता पार्टी ने बिहार और ओडिशा विधानसभा उपचुनाव के लिए प्रत्याशियों की सूची जारी कर दी है। पार्टी ने गोपालगंज सीट से कुसुम देवी और बिहार की मोकामा सीट से सोनम देवी को टिकट दिया है। ओडिशा के धामनगर से पार्टी ने सूर्यवंशी सूरज स्थिति प्रज्ञा को मैदान में उतारा है। 6 राज्यों की 7 विधानसभा सीटों के उपचुनाव के लिए 3 नवंबर को मतदान होगा। निर्वाचन आयोग ने महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और वर्तमान मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे दोनों गुटों पर शिवसेना का नाम और पार्टी के चुनाव चिन्ह तीर धनुष का उपयोग करने पर रोक लगा दी है। एक रिपोर्ट। शिवसेना के चुनाव चिन्ह तीर और धनुष पर अंधेरी पूर्व विधानसभा उपचुनाव के लिए रोक लगाई गई है। आयोग ने एक अंतरिम आदेश जारी किया और दोनों ही धड़ों पर इस मामले में अंतिम निर्णय होने तक पाबंदी लगा दी है, ताकि वे अपने अधिकारों और हितों की रक्षा कर सके। आयोग ने ये भी कहा कि दोनों ही गुट अब नए नाम से जाने जाएंगे, लेकिन ये नाम शिवसेना शब्द से जुड़ा भी हो सकता है। आयोग ने कहा कि दोनों गुटों को उपचुनाव के लिए अपना नया प्रतीक चिन्ह चुनना होगा। समाचार कक्ष से मनोज। ये समाचार हमारी वेबसाइट newzoneir.com/हिंदी और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। क्या आप वरिष्ठ नागरिक हैं? क्या आपके मन में सेहत, आर्थिक, सामाजिक या भावनात्मक मुद्दों से जुड़ा कोई सवाल है? आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है कार्यक्रम एक कदम और बुजुर्गों के लिए, हर रविवार रात 9:30 बजे FM गोल्ड पर। आप अपने सवाल हमें व्हाट्सएप नंबर 9289094044 पर भेज सकते हैं या इस पते पर ईमेल कर सकते हैं एक कदम और airnews@gmail.com। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले मुख्य समाचारों पर एक नजर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के मेहसाणा जिले में 3,000 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास परियोजनाओं का अनावरण किया। मोढेरा को देश का पहला 24 घंटे सौर ऊर्जा से संचालित गांव घोषित किया। प्रधानमंत्री ने कहा, प्राकृतिक संसाधनों का लाभ उठाकर भारत को विश्व के लिए ऊर्जा प्रदाता बनने का लक्ष्य रखना चाहिए। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा, आतंकवाद का समाधान, आवागमन में सुधार और पूर्वोत्तर राज्यों में कल्याणकारी पहलों को लागू करना सर्वोच्च प्राथमिकता। जापान ने उत्तर कोरिया के मिसाइल प्रक्षेपण को क्षेत्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के लिए खतरा बताया। पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब का जन्मदिन, ईद मिलादुल नबी, वाल्मीकि जयंती और शरद पूर्णिमा देश भर में श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया गया। मौसम विभाग ने उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान में अगले 2 दिन भारी बारिश की चेतावनी दी। खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने हिमाचल प्रदेश में पहले वाटर स्पोर्ट्स सेंटर का उद्घाटन किया और रांची में दक्षिण अफ्रीका ने दूसरे एकदिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में भारत को 279 रन का लक्ष्य दिया। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत और न्यूजीलैंड के बीच मजबूत सहयोग से क्षेत्र में शांति, समृद्धि और प्रगति सुनिश्चित होगी। वेलिंगटन में नए भारतीय उच्चायुक्त चांसरी का औपचारिक उद्घाटन करते हुए उन्होंने कहा कि कम समय में ही न्यूजीलैंड की 3 मंत्री स्तरीय यात्राएं न्यूजीलैंड के साथ संबंधों को बढ़ाने की भारत की इच्छा को दर्शाती हैं। श्री जयशंकर ने कहा कि व्यापार, डिजिटल, कृषि, शिक्षा, कौशल, पारंपरिक चिकित्सा और समुद्री सुरक्षा क्षेत्र में अपार संभावनाएं हैं। Business is a ballast for any relationship.
There can be political ups and downs, there can be bureaucratic switch-ons and switch-offs. But once there is strong business foundation to a relationship, that relationship is truly strong and steady. The other area which clearly invites us to do more is the digital side. We're looking at farmer support programs which run into hundreds of millions. जापान ने उत्तर कोरिया के मिसाइल प्रक्षेपण की निंदा की है। उसने कहा कि उत्तर कोरिया की मिसाइल परीक्षण की गतिविधियां पूरी तरह से अस्वीकार्य हैं और ये गतिविधियां क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के लिए खतरा हैं। जापान की टिप्पणी उत्तर कोरिया की आज कम दूरी की 2 बैलिस्टिक मिसाइल प्रक्षेपण के बाद आई है। उत्तर कोरिया ने ये प्रक्षेपण कोरियाई प्रायद्वीप के पास अमरीकी विमानवाहक पोत की फिर से तैनाती के एक दिन बाद किए थे। इस बीच दक्षिण कोरिया की सेना ने क्षेत्र में निगरानी बढ़ा दी है। मुंबई और नई दिल्ली में 28 और 29 अक्टूबर को आतंकवाद निरोधक समिति की महत्वपूर्ण बैठक होगी। इसमें संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के राजनयिक और सदस्य देशों के प्रतिनिधि भाग लेंगे। इस विशेष बैठक में आतंकवाद से निपटने के लिए नई प्रौद्योगिकी के इस्तेमाल पर विचार विमर्श होगा। फिलहाल भारत संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद आतंकवाद निरोधक समिति वर्ष 2022 का अध्यक्ष है। सुरक्षा परिषद आतंकवाद निरोधी समिति के अध्यक्ष और संयुक्त राष्ट्र में भारत की स्थायी प्रतिनिधि रुचिरा कंबोज ने बताया कि 26/11 के आतंकी हमले के परिदृश्य में ये बैठक बुलाई गई है। The special committee is also meeting in Mumbai. That in itself will be a tribute and a statement to the horrific incident that happened in Mumbai. The committee members will be placing a memorial wreath at the very spot where this incident happened in tribute and in memoriam. As far as participation at the special committee is concerned, I can tell you that it's going to be a very healthy corpus because, as all of you have just mentioned, terrorism is no longer an issue that is faced by any one particular country. It is a transnational issue. It needs joined up effort, and that is precisely why I think the special meeting is evincing a huge amount of interest. जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने राष्ट्रीय राजमार्ग 44 के जाख विजयपुर कुंजवानी 6 लेन के एक्सप्रेसवे की परियोजना की मंजूरी के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी को धन्यवाद दिया है। ये एक्सप्रेसवे दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेसवे का हिस्सा है। इसमें राष्ट्रीय राजमार्ग 44 पर कुंजवानी से राष्ट्रीय राजमार्ग 144A के चौथे तवी पुल को 4 लेन का बनाना भी शामिल है। इस परियोजना के पूरे हो जाने के बाद जम्मू हवाई अड्डे तक इस मार्ग की पहुंच हो जाएगी। उपराज्यपाल ने कहा कि इन परियोजनाओं से जम्मू कश्मीर में विकास की गति बढ़ेगी और लोगों की आकांक्षाएं पूरी होंगी तथा उन्हें यातायात की सुविधा भी होगी। इन परियोजनाओं पर 1917 करोड़ 32 लाख रुपए की अनुमानित लागत आएगी। पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब का जन्मदिन, ईद मिलादुन्नबी, वाल्मीकि जयंती और शरद पूर्णिमा देश भर में श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाए गए। ईद मिलादुन्नबी के अवसर पर हजरत मोहम्मद के जीवन और शिक्षण पर मिलाद महफिल और सीरत का आयोजन किया गया और मिलाद जुलूस भी निकाले गए। आज महर्षि वाल्मीकि जयंती भी है। आदि कवि महर्षि वाल्मीकि ने महाग्रंथ रामायण की रचना की थी। इस अवसर पर देश भर में कई आयोजन किए गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाल्मीकि जयंती के अवसर पर लोगों को शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने महर्षि वाल्मीकि पर अपने विचारों का वीडियो भी साझा किया। जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। राष्ट्र को, मातृभूमि को सबसे बढ़कर मानने का महर्षि वाल्मीकि का जो उद्घोष था, वही आज राष्ट्र प्रथम इंडिया फर्स्ट का संकल्प का मजबूत आधार है। भगवान राम के आदर्श, राम के संस्कार अगर आज भारत के कोने कोने में हमें एक दूसरे से जोड़ रहे हैं, तो इसका बहुत बड़ा श्रेय भी महर्षि वाल्मीकि जी को ही जाता है। आज शरद पूर्णिमा भी है। ये त्योहार अश्विन पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। पूर्णिमा के शुभ दिन पर राधा कृष्ण, शिव पार्वती और लक्ष्मी नारायण जैसे कई दिव्य जोड़ों को चंद्रमा के साथ पूजा की जाती है। इस अवसर पर फूल और चावल तथा दूध से बनी खीर चढ़ाई जाती है। बहुत से लोग इस रात को पूरे दिन का उपवास रखते हैं। शरद पूर्णिमा के दिन मां लक्ष्मी की भी पूजा की जाती है। इस त्योहार को देश भर के कई राज्यों में फसल उत्सव के रूप में भी मनाया जाता है।
इस पर्व पर चावल और दूध से बनी खीर को चंद्रमा की रोशनी में रखा जाता है। कहा जाता है कि चंद्रमा की किरणों के नीचे रखी खीर खाने से सारे रोग दूर हो जाते हैं। उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले में आज सुबह ईद मिलादुन नबी के जुलूस के दौरान बिजली के तार के संपर्क में आने से 5 लोगों की करंट लगने से मौत हो गई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने घटना पर दुख जताते हुए शोक संतप्त परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की है। राजस्थान में जोधपुर जिले के मंडोर थाना क्षेत्र के अंतर्गत सुरपुरा बांध में डूबने से 3 युवकों की मौत हो गई। ईद मिलादुन नबी के मौके पर 6 युवक मंडोर क्षेत्र के सुरपुरा बांध पर गए थे। एक युवक के फिसलकर पानी में गिरने के बाद 4 अन्य युवक उसे बचाने के लिए बांध में कूद गए थे। भारत का सबसे बड़ा लोक सेवा प्रसारक आकाशवाणी आजाद भारत की बात आकाशवाणी के साथ श्रृंखला में स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूरे होने का उत्सव मना रहा है। इस कार्यक्रम में स्वतंत्रता के बाद जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में भारत के विकास यात्रा की जानकारी दी जाती है। आज की कड़ी में हम भारत में कन्नड़ और मलयालम सिनेमा की यात्रा के बारे में बता रहे हैं। पहली मलयालम फिल्म विगत कुमारम वर्ष 1930 में बनी और वर्ष 1938 में बालन सिनेमागृह में रिलीज की गई। लेकिन मलयालम फिल्मों का निर्माण सक्रिय रूप से 20वीं सदी के दूसरे उत्तरार्ध में ही आरंभ हो सका। मलयालम सिनेमा कथानक पर आधारित रहा और इसकी प्रवृत्ति राजनीतिक रही। यही चलन समानांतर सिनेमा में भी रही। रामू कार्यत, पी भास्करन, ए विंसेंट, पी.एन. मेनन, अरविंदन के.एस., सेतु माथवन, अडूर गोपालकृष्णन, आई.वी. सासी, जोशी, पी.जी. विश्वभारन, के.पी. कुमारन, पद्मराजन, भारतम, फाजिल और प्रियदर्शन जैसे फिल्म निर्माताओं ने मलयालम फिल्मों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचा दिया। एन.टी. वासुदेवन नायर ने चकित कर देने वाली चित्रपट कथाएं लिखी। ने दर्शकों को अपने अभिनय से रोमांचित कर दिया। अभिनेता प्रेम नजीर ने रिकॉर्ड 520 फिल्मों में मुख्य भूमिका निभाकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बुक में अपना नाम दर्ज कराया। दक्षिण मूर्ति, जी देवराजन, सलील चौधरी और इलैया राजा जैसे संगीतकारों ने मलयालम फिल्मों को मधुर और 34 में वाई.वी. राव ने पहली कन्नड़ फिल्म सती सुलोचना निर्देशित की। राजकुमार, विष्णुवर्धन और अम्बरीश को कन्नड़ सिनेमा का त्रिमूर्ति माना जाता है। ಬೆಳದಿಂಗಳಾಗಿ ಬಾ ತಂಗಾಳೆಯಾಗಿ ನಾನು ಆನಂದವ ನೀಡುವೆ ಒಂದಾಗುವೆ ಬೆಳದಿಂಗಳಾಗಿ ಬಾ। अभिनेता शंकर नाग, अनंत नाग, प्रभाकर, रविचंद्रन, शिव राजकुमार, यश दर्शन, पुनीत राजकुमार, रक्षित शेट्टी और सुदीपा तथा अभिनेत्री बी.एस. सरोज देवी, जयंती और आरती कन्नड़ फिल्मों के जाने माने सितारे हैं। वी.आर. पंतुलू और पुट्टन्ना कानागल कन्नड़ फिल्मों के मुख्य धारा के निर्देशक हैं। कन्नड़ सिनेमा ने भारतीय सिनेमा में प्रमुख रूप से योगदान दिया है। गिरीश केसरवल्ली, गिरीश कर्नाड, जी.वी. अय्यर, टी.एस. नागभाराना और वी.वी. क्रांत कन्नड़ फिल्मों के जाने माने निर्देशक हैं। अभिनेता यश की केजीएफ श्रृंखला का निर्देशन प्रशांत नील ने किया और इसने राष्ट्रीय स्तर पर बॉक्स ऑफिस पर इतिहास रच दिया।
कहा जाता है कि जनवरी से जुलाई 2022 तक कन्नड़ सिनेमा का घरेलू फिल्म बाजार में 8% हिस्सा रहा है। इससे ये भारतीय फिल्म बाजार का चौथा सबसे बड़ा हिस्सेदार बन गया है। कल फिल्म श्रृंखला के समापन में हम आपको बड़े फिल्म उद्योगों के अलावा शेष भारत में बनी फिल्मों के बारे में बताएंगे। आकाशवाणी समाचार डेस्क से अलका सिंह। आजाद भारत की बात आकाशवाणी के साथ कार्यक्रम को ट्विटर पर @AIR न्यूज अलर्ट्स, यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल, न्यूज ऑन AIR ऐप, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी सुना जा सकता है। कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा है कि कश्मीर घाटी में तैनात केंद्र सरकार के कर्मचारियों को विशेष प्रोत्साहन और रियायतें जारी रहेंगी। उन्होंने कहा कि कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग ने पहले ही 3 वर्ष के लिए लाभों के विस्तार के आदेश जारी कर दिए हैं। खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने आज हिमाचल प्रदेश में बिलासपुर के कोल्डम बरमाना में एक वाटर स्पोर्ट्स सेंटर का उद्घाटन किया। इस केंद्र में रोइंग, कैनोइंग और कयाकिंग जैसे वाटर स्पोर्ट्स में प्रशिक्षण दिया जाएगा। श्री ठाकुर ने कहा कि 40 खिलाड़ियों का चयन किया जाएगा जो रोइंग, कैनोइंग और कयाकिंग में भाग लेंगे। ये केंद्र अत्याधुनिक उपकरणों से सुसज्जित है और यहां खिलाड़ियों को छात्रावास और प्रशिक्षण की सुविधा भी उपलब्ध होगी। इस स्पोर्ट्स सेंटर की शुरुआत भारतीय खेल प्राधिकरण और राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम ने संयुक्त रूप से की है। रांची में दक्षिण अफ्रीका ने भारत को दूसरे एकदिवसीय क्रिकेट मैच में 279 रन का लक्ष्य दिया है। जवाब में भारत ने ताजा समाचार मिलने तक 38 ओवर में 3 विकेट पर 225 रन बना लिए हैं। इससे पहले दक्षिण अफ्रीका ने निर्धारित 50 ओवर में 7 विकेट पर 278 रन बनाए। दक्षिण अफ्रीका 3 मैचों की श्रृंखला में 1-0 से आगे है। गुजरात में 36वें राष्ट्रीय खेलों में सेना 51 स्वर्ण, 33 रजत और 29 कांस्य सहित कुल 113 पदक जीतकर पदक तालिका में शीर्ष पर है। हरियाणा 31 स्वर्ण, 29 रजत और 35 कांस्य सहित 95 पदकों के साथ दूसरे स्थान और महाराष्ट्र 29 स्वर्ण, 33 रजत और 56 कांस्य सहित 117 पदकों के साथ तीसरे स्थान पर है। गोल्फ के पुरुष वर्ग में चंडीगढ़ के करणदीप ने और महिला वर्ग में कर्नाटक की अवनी प्रशांत ने स्वर्ण जीता। 30 किलोमीटर महिला साइकिलिंग में हरियाणा ने स्वर्ण जीता। वहीं पुरुषों की 119 किलोमीटर साइकिलिंग में उत्तर प्रदेश ने स्वर्ण पदक हासिल किया। मौसम विभाग ने उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान में अगले 2 दिन तेज वर्षा की आशंका व्यक्त की है। तमिलनाडु और रायलसीमा में अगले 5 दिन और आंध्र प्रदेश तथा तेलंगाना के तटीय इलाकों में अगले 24 घंटे में तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया गया है। वरिष्ठ मौसम वैज्ञानिक RK जेनामणि ने कहा कि दिल्ली और उसके आसपास के क्षेत्रों में हल्की से मध्यम वर्षा जारी रहेगी। अभी जो लेटेस्ट है, दिल्ली में आइसोलेटेड हेवी रेनफॉल हुआ है। 5:30 तक जो है 73 मिलीमीटर हुआ है और हरियाणा, उत्तर प्रदेश में भी आइसोलेटेड हेवी रिपोर्ट हुआ है, राजस्थान में भी। लेकिन अभी जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है धीरे धीरे पूर्व की ओर जा रहा है, तो इसीलिए जो रेनफॉल दिल्ली में है काफी रिड्यूस होगा। आज कल से रेन नहीं रहेगा। मेनली वार्निंग जो है उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के लिए और इंस्टॉलर है आज के लिए। और अब कल के मौसम का पूर्वानुमान। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में बारिश होने का अनुमान है। मुंबई में गरज के साथ बारिश हो सकती है। कोलकाता और चेन्नई में भी बारिश हो सकती है। श्रीनगर, जम्मू, गिलगित, लेह और मुजफ्फराबाद में आसमान साफ रहेगा। पूर्वोत्तर में गुवाहाटी, गैंगटोक, अगरतला, इम्फाल, आइजोल और कोहिमा में गरज के साथ बारिश होने का अनुमान है। उधर ईटानगर और शिलंग में बादल छाए रहने के आसार हैं। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के मेहसाणा जिले में 3000 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास परियोजनाओं का अनावरण किया। मोढेरा को देश का पहला 24 घंटे सौर ऊर्जा संचालित गांव घोषित किया। प्रधानमंत्री ने कहा, प्राकृतिक संसाधनों का लाभ उठाकर भारत को विश्व के लिए नई ऊर्जा प्रदाता बनने का लक्ष्य रखना चाहिए। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा, आतंकवाद का समाधान, आवागमन में सुधार और पूर्वोत्तर राज्यों में कल्याणकारी पहलों को लागू करना सर्वोच्च प्राथमिकता। जापान ने उत्तर कोरिया के मिसाइल प्रक्षेपण को क्षेत्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के लिए खतरा बताया। पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब का जन्मदिन, ईद मिलादुन नबी, वाल्मीकि जयंती और शरद पूर्णिमा देश भर में श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाए गए। मौसम विभाग ने उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान में अगले 2 दिन भारी बारिश की चेतावनी दी। और खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने हिमाचल प्रदेश में पहले वाटर स्पोर्ट्स सेंटर का उद्घाटन किया।
इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।